नमस्कार दोस्तों, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स की सीरीज़ आज से हम शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज़ का नाम जो है वो है इकोनॉमिक्स सिंप्लीफाइड। इसमें शुरुआत हम इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी से करेंगे, उसके बाद इसको करंट से कनेक्ट करते हुए टॉपिक को कवर अप करेंगे। आज के टॉपिक्स जो शुरू हो रहे हैं उस टॉपिक में सबसे पहला लेक्चर जो है वो जीडीपी को लेकर है। बेसिकली जीडीपी से रिलेटेड चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। और जीडीपी में अगर हम देखें तो हम किन किन चीज़ों की चर्चा करेंगे। पहला है कि जीडीपी क्या होती है और जीडीपी से क्या मतलब है। दूसरा, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का क्या तात्पर्य है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। जीडीपी बैक सीरीज़ क्या है और जीडीपी एज एन इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ क्या है। इन चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे और यही हमारे आज के टॉपिक्स होंगे। तो सबसे पहला टॉपिक लेते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद जो होता है वो किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रगति को नापने का एक बड़ा मापक होता है। ये एक इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ होता है। तो जो किसी भी देश की जीडीपी होती है वो वास्तव में, अगर हम इंडिया इन पर्टिकुलर एग्जांपल लें, तो वो जो है किसी भी देश की जीडीपी किसी भी देश की जो भौगोलिक सीमा होती है। देखिएगा, याद रखिएगा कि जो भौगोलिक सीमा है वो पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है। पॉलिटिकल बाउंड्री एंड डोमेस्टिक बाउंड्री दो डिफरेंट टर्म्स हैं। तो यहाँ पर हम डोमेस्टिक बाउंड्री टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो किसी भी एक देश की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंतर्गत एक साल के अंदर, यानी कि विद इन 1 ईयर, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको हम क्या कहेंगे, जीडीपी। तो एक देश में एक साल में गुड्स एंड सर्विसेज का जो मॉनेटरी वैल्यू है, टोटल गुड्स ऑफ सर्विसेज प्रोड्यूस्ड का जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको हम जीडीपी कहते हैं। तो इसको हम सिंपली अगर एक लाइन में परिभाषा देना चाहें तो इट इज़ द मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब एक साल के अंदर डोमेस्टिक बाउंड्री में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ उनकी जो मार्केट वैल्यू है वही उस देश की जीडीपी कहलाएगी। अब इसमें दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं। पहला है डोमेस्टिक बाउंड्री, यानी कि उस देश की घरेलू सीमा, और दूसरा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, उत्पादन करेंगे तो उत्पादन के साधन लगेंगे। किन चीज़ों के माध्यम से आप उत्पादन कर रहे हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डोमेस्टिक बाउंड्री का मतलब क्या होता है, कि किसी भी देश की घरेलू सीमा का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो घरेलू सीमा का मतलब केवल वो पॉलिटिकल बाउंड्री, जैसे इंडिया की जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, केवल उसके अंतर्गत पैदा हुई वाली चीज़ें नहीं, बल्कि उन चीज़ों के साथ साथ अगर आपके देश के बाहर आपके देश की कोई एम्बेसी है, एजेंसी है, कोई भी हाई कमिश्नर है, हाई कमिश्नरेट है, कोई भी आपका जो बिज़नेस सेटअप है जो बाहर है, जो रन कर रहा है, जैसे कि हमने इसमें एक एग्जांपल आपको दिखाया कि आपका एक एयरलाइन है जो फ्लाई कर रहा है, जो उड़ रहा है काठमांडू से कोलंबो तक। अब ये इंडिया में नहीं है, लेकिन ये तब भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी, इसकी इनकम इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम में इंक्लूड होगा। तो जितनी भी जैसे शिप्स हैं, फिशिंग वेसल्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, जो भी हमारे रेजिडेंट्स ओन कर रहे हैं, वो और उनकी इनकम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में माना जाएगा। और इसके साथ साथ डोमेस्टिक टेरिटरी में वो चीज़ें शामिल नहीं होंगी जिनकी इनकम बाहर जा रही होगी। ठीक है ना, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो भारत में काम कर रही हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन सब की जो ऑफिस है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी। जो एम्बेसीज़ हैं, जो फॉरेन हाई कमिश्नर्स ऑफिस हैं, इन सबको इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री में, जो यद्यपि वो इंडिया में लोकेटेड हैं, तो भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो डोमेस्टिक टेरिटरी जो है वो पॉलिटिकल बाउंड्री से काफ़ी बड़ी मानी जाएगी। आपकी जितने भी जैसे कि मान लीजिए कि आपके नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे कुछ साइट्स हैं जहाँ पर आपके रिसर्च सेंटर्स हैं, ये सब चीज़ें भी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगी। ठीक है, तो एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में एक साल में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ उसका अगर हम मॉनेटरी या मार्केट मूल्य निकाल लें तो वो कहलाएगा देश का जीडीपी। अब आता है कि इन चीज़ों का प्रोडक्शन करेगा कौन। तो इन चीज़ों का प्रोडक्शन करेंगे जो, उनको हम क्या कहेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के साधन। तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में हम ब्रॉडली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मानते हैं: लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर।
ठीक है, भूमि, श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यम। ठीक है, अब ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इन्हीं से ही सारा प्रोडक्शन होता है इकोनॉमी में, और इसी प्रोडक्शन को जब हम प्रोडक्शन की वैल्यू को, जितना भी प्रोडक्ट बना इनके कारण, उसको ऐड करते हैं तो यही गुड्स एंड सर्विसेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो लेबर होता है उसको उसके काम के बदले क्या मिलता है? वेजेस मिलता है, लैंड को रेंट मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो यही 4 चीज़ें हैं जो फैक्टर इनकम कहलाएंगी, आगे कॉन्सेप्ट में आपके काम आएगा। तो ये फैक्टर इनकम कहलाएंगी और ये 4 क्या कहलाएंगे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो अब जीडीपी एक बार में क्लियर कर दे दोबारा से कि जीडीपी क्या है। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उन्होंने जितनी गुड्स एंड सर्विसेज का निर्माण किया, वो सब साल भर में जितना भी हुआ उसको, उसकी मॉनेटरी वैल्यू या मार्केट वैल्यू को जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा जीडीपी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर। दूसरा कॉन्सेप्ट है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जो ये फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, ये 4 जो मैंने आपको बताए, ठीक है, इन चारों की जो कॉस्ट है, ये जो आप इनको दे रहे हैं, यही तो इनकी कॉस्ट हुई। तो ये हो गया फैक्टर कॉस्ट। तो मान लीजिए कि आप कोई भी सामान बनाते हैं, कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपको ये 4 फैक्टर्स चाहिए होंगे और इन चारों को आपको वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का पेमेंट करना होगा। तो ये जो आपने चारों पेमेंट किए, यही आपकी फैक्टर कॉस्ट है। तो जब हम जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर निकालते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, हमारी फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें और आसान भाषा में कहें तो फैक्टर कॉस्ट ही हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में हमको इन 4 चीज़ों का पेमेंट करना होता है और यही वो 4 चीज़ें हैं जो उसकी फैक्टर कॉस्ट कहलाती हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट। मार्केट प्राइस यानी बाजार कीमत। मार्केट प्राइस वो प्राइस होती है जिस प्राइस पर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल के लिए उपलब्ध होता है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, वस्तुएं हो या सेवाएं हो, जिस रेट पर वो मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल हैं, उनको हम क्या कहेंगे? मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस में और फैक्टर कॉस्ट में केवल 2 चीज़ों का अंतर होता है और वो है टैक्स और सब्सिडी का। फैक्टर कॉस्ट जिस पर प्रोडक्ट बन के तैयार है, उसको मार्केट में ले जाने के लिए कंपनी को टैक्सेस देने होंगे, जिनको हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कह रहे हैं, और अगर गवर्नमेंट ने उसमें कुछ सब्सिडी दी है तो उसको एडजस्ट करना होगा। तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है कि फैक्टर कॉस्ट में आप इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ दीजिए और सब्सिडी घटा दीजिए। अगर आप इतना कर देंगे तो आपको मार्केट प्राइस मिल जाएगा। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में भी कहना चाहें तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट टैक्सेस। अब नेट टैक्सेस जब हम वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें हम नेट टैक्सेस का मतलब क्या समझेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो ये हो गया आपका मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के 2 कॉन्सेप्ट। तीसरे कॉन्सेप्ट पर आते हैं। जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी का। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, ये 2 शब्द इस्तेमाल होंगे। इन दोनों को समझने से पहले एक वर्ड समझ लीजिएगा, एक वर्ड का मतलब समझ लीजिएगा, और वो शब्द है बेस ईयर। ठीक है, बेस ईयर, आधार वर्ष। ठीक है, बेस ईयर कोई भी एक ऐसा ईयर होता है जो इकोनॉमिकली ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा होता है, लगभग स्टेबल ईयर होता है। उस ईयर के बेसिस पर हम अगले हर साल की इनकम का, जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं, तो वो बेस ईयर होता है। ठीक है, तो जैसे अभी 2011-12 को हम बेस ईयर मान रहे हैं। तो बेस ईयर का मतलब आप समझ गए होंगे। तो अब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का को समझ लीजिएगा। तो नॉमिनल जीडीपी क्या है? जब हम किसी भी देश की जीडीपी को उस देश के में प्रिवेल्ड करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं तो क्या कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी। और जब हम जीडीपी को बेस प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं तो क्या कहते हैं? रियल जीडीपी। तो रियल और नॉमिनल का अंतर क्या है? बेस ईयर। यानी कि जब हम बेस ईयर पर किसी भी जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे होंगे, यानी कि आज हम 2011-12 की कीमतों पर अगर हम 2021-22 की जीडीपी निकाल रहे हैं तो इसका मतलब हम बेस ईयर पर निकाल रहे हैं। लेकिन अगर हम 2021-22 के प्राइस पर ही आज की जीडीपी निकाल रहे हैं तो हम नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में अंतर क्या हुआ कि दोनों में
बेस ईयर का डिफरेंस होगा। ठीक है, अब अगर हम बेस ईयर पर किसी भी चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें हमें इन्फ्लेशन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमने 2011-12 की प्राइस पर आज निकाला है, तो इस समय जो प्राइसेस बढ़े उसका उस पर असर नहीं होगा। तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो रियल जीडीपी है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी है, जबकि नॉमिनल जीडीपी चूँकि वो आज के ही प्राइस पर हो रही है तो इसमें इन्फ्लेशन एडेड है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन की कोई भी बात नहीं हो सकती। ठीक है, इसी तरीके से ये करंट मार्केट प्राइस पर बेस है और रियल जीडीपी बेस ईयर के मार्केट प्राइस पर बेस है। तो ये वो चीज़ है कि जिससे हमें ये पता चलता है कि रियल जीडीपी ये बताती है कि वास्तव में प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ। ठीक है, और नॉमिनल जीडीपी ये बताती है वास्तव में टोटल मॉनेटरी वैल्यू में कितना चेंज हुआ। तो ये वाला पोर्शन जो आपका रियल जीडीपी का पोर्शन है ये बताएगा एग्जैक्टली प्रोडक्शन बढ़ा है या कम हुआ है। ठीक है, जबकि नॉमिनल जीडीपी क्या बताएगा, नॉमिनल जीडीपी ये बताएगा कि जो पिछले साल आपकी टोटल जीडीपी थी और इस साल आपकी जीडीपी आज के प्राइस पर अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितनी बढ़ गई या कम हो गई। तो ये बेसिकली करंट बेस्ड होगी नॉमिनल जीडीपी। अगला जो टर्म है वो है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर बेसिकली इन्फ्लेशन की वैल्यू को ही मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाने वाला एक मेथड है। जीडीपी डिफ्लेटर में हम सिंपल फार्मूला लगाते हैं नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो नॉमिनल यानी कि जो आज की करंट प्राइस पर है, रियल यानी कि जो बेस ईयर के प्राइस पर जीडीपी है, अगर इन दोनों को डिवाइड करके हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा। आसान भाषा में इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि जो अगर मान लीजिए कि जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 200 आई है, इसका मतलब क्या हुआ कि बेस ईयर के प्राइस से आज का प्राइस 2 गुना बढ़ चुका है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अभी रिसेंटली एक और टर्म इस्तेमाल हुआ है जीडीपी बैक सीरीज़, हाल फिलहाल के आपने सुना भी होगा। तो इसमें क्या हुआ था कि जो जीडीपी है 2005 से लेकर के 2011-12 तक, उसको 2011-12 के बेस ईयर पर कैलकुलेट किया गया। अभी तक आपने क्या देखा कि हमने पहले बेस ईयर लिया, उसके बाद के ईयर्स में जैसे 2011-12 लिया तो उसके बाद के ईयर्स में 2022, 21, 22 तक हम उस पर कैलकुलेट करते चले गए। ठीक है, लेकिन इसमें क्या किया गया था कि 2011-12 के बेस ईयर पर 2005-6 से लेकर 2011-12 तक की जीडीपी को दोबारा से मेज़र किया, तो इसको हम बैक सीरीज़ कह रहे हैं। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, इससे एक चीज़ हमने देखी कि अगर हम 2011-12 के बाद की जीडीपी और 2011-12 से पहले की जीडीपी का रियल कंपैरिजन करना चाहते हैं तो हम एक तरीके से एक बेस लेकर के कंपेयर करते हैं 2011-12 का, और हमें एक प्रिसाइज कंपैरिजन मिलता है कि वास्तव में क्या उस समय पुराने समय में ज़्यादा अच्छी जीडीपी चल रही थी या अभी ज़्यादा अच्छी जीडीपी चल रही है। ठीक है, तो जीडीपी बैक सीरीज़ का जो कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट्स कई बार इसको इस्तेमाल करती हैं एग्जैक्ट कंपैरिजन और एनालिसिस के लिए। ठीक है, अब इस आज के टॉपिक के आज के डिस्कशन के लास्ट टॉपिक पर आते हैं, जीडीपी एज एन इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ। हमने बताया कि जीडीपी बढ़ती है तो हम मानते हैं इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, जीडीपी कम होती है तो हम मानते हैं इकोनॉमी डाउनफॉल में जा रही है। लेकिन जीडीपी एज अ मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, एज एन इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ, कुछ समस्याओं के साथ आता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, जैसे जब हम जीडीपी की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो उसमें हम इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट को एडजस्ट नहीं करते। ठीक है, तो अब ये एडजस्ट ना करने के कारण हमें बेसिकली रियल कॉस्ट नहीं पता चलती हमारे डेवलपमेंट की। एनवायरनमेंट का इशू आप समझते हैं बहुत सेंसिटिव है, और एनवायरमेंटल इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया जाता जब हम केवल जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं। इसी तरीके से जीडीपी के डेटा पुअर्स की कंडीशन नहीं बताते क्लियरली, पावर्टी की स्टेटस को क्लियरली नहीं डिफाइन करते। इससे हमें ये नहीं पता चलता कि अगर जीडीपी बढ़ी है तो क्या पुअर्स की स्थिति अच्छी हुई है या ख़राब हुई है, गरीबों की स्थिति में इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ये हम जीडीपी के बढ़ने से नहीं पता लगा सकते। इसी तरीके से इससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का पता नहीं लगता है। ऐसा भी हो सकता है कि जीडीपी बढ़ी हो लेकिन कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट के पीपल्स की इनकम बढ़ गई हो और बाकी लोगों की इनकम ना बढ़ी हो, तो इससे इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी। जैसे भारत के बारे में आपने बार बार सुना होगा लोगों के मुँह से कि
अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, दैट इज़ इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी को मेज़र नहीं करता, आइडेंटिफाई नहीं करता, तो जीडीपी की ग्रोथ से हमें इनइक्वालिटी का पता नहीं चलता। और इनइक्वालिटी, जैसे आपने सुना होगा, अरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है और गरीब गरीब होता जा रहा है। तो बेसिकली क्या है कि एक बंच ऑफ पीपल है जिसकी इनकम बढ़ी और जीडीपी में रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन बाकी लोगों के साथ क्या हुआ ये चीज़ हमें पता नहीं चलती। इसी तरीके से ये क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बताता और हेल्थ और एजुकेशन के रिफ्लेक्ट पैरामीटर्स को भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये जीडीपी के मेज़रमेंट के साथ इश्यूज़ हैं। तो जीडीपी और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं उनको आज हमने पहले लेक्चर में आपके लिए कवर किया है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद अगले लेक्चर में हम अगले कॉन्सेप्ट्स को लेंगे, एक टर्म को लेकर उसके सारे एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट को एक साथ कवर करने का हमारा प्लान है। आप लोग इसको देखिए और अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।